दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बांग्लादेश के संस्थापक की बेटी कैसे तानाशाह बन गई बांग्लादेश में और उसे एक वक्त ऐसा आया कि चुपके से बांग्लादेश से भागना पड़ा, उसकी कहानी सुनाएंगे। दरअसल बांग्लादेश बनाने के आंदोलन के बाद शेख मुजीबुर रहमान कैद से 2 माह बाद छूटे थे। वो अपने गृह नगर गोपालगंज पहुंचे। नदी के दोनों तरफ सैकड़ों लोग मुजीब का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे जैसे मुजीब घर की तरफ बढ़ रहे थे, लोग उनका वेलकम कर रहे थे। घर पहुंचते ही मां ने उन्हें गले लगा लिया और रोने लगे। मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हसीना 16 साल की हो चुकी थी। उसने अब्बा से बंगाली में कहा, अब्बा हमारा चाई बांग्ला जातीय भाषा हो, आमरा सकल राजनैतिक बंदी देरा मुक्ति चाई। यानी अब्बा हम चाहते हैं कि बंगाली हमारी राष्ट्र भाषा बने, हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। शेख मुजीबुर रहमान अपनी किताब द अनफिनिश्ड मेमोरी में लिखते हैं कि उस समय हसीना की बातें सुनकर मैं चौंक गया। लेकिन आज 15 साल के शासन के बाद शेख हसीना का क्या हश्र हुआ, ये सबको आपको पता है। लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश की कुर्सी पर कैसे काबिज हुई और कैसे लगातार सत्ता पर जमे होने की वजह से वो तानाशाह बन गई, ये कहानी आज हम आपको बताएंगे। दरअसल बांग्लादेश की सेना 1975 से देश पर राज कर रही थी। 1988 में मार्शल लॉ के तहत चुनाव हुए। इसमें आर्मी चीफ जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को राष्ट्रपति चुना गया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने हाथ मिलाया और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग शुरू हुई। चुनाव के लिए 2 दुश्मन एक साथ मिलकर देश भर में विरोध कर रहे थे। आखिरकार 1990 के आखिर में सैन्य तानाशाह जनरल इरशाद ने इस्तीफा दिया। 1991 की शुरुआत में बांग्लादेश में लोकतंत्र ने करवट लेना शुरू कर दिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद को 27 फरवरी 1991 को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम सौंपा गया। इसमें बीएनपी ने 300 में से 140 सीटें जीते और सरकार बनाई। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 88 सीटें जीती और वो विपक्ष में बैठी। खालिदा जिया देश की पहली पीएम बनी और उनके सामने विपक्ष में भी एक महिला शेख हसीना थी। 1994 में शेख हसीना विपक्ष का जबरदस्त नेतृत्व कर रही थी। हसीना ने सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया और समूचे विपक्ष से इस्तीफा करवा दिया। इसके कारण संसद में कई सीटें खाली हो गईं। फरवरी 1996 के आम चुनाव हुए तो शेख हसीना ने मांग की कि खालिदा पीएम पद से इस्तीफा दें, फेयर इलेक्शन के लिए एक केयर टेकर सरकार बने। ये नहीं हुआ और हसीना ने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। फरवरी में जब चुनाव हुए तो केवल 21% मतदान हुआ। खालिदा जिया दूसरी बार जीतकर पीएम बनी। जब देश में नए चुनाव की मांग बढ़ी तो नई सरकार ने संविधान सरकार बनाकर कानून बनाया कि चुनाव कराने के लिए एक केयर टेकर सरकार होगी। 12 दिन बाद खालिदा जिया ने इस्तीफा दे दिया। केयर टेकर सरकार के लिए पूर्व चीफ जस्टिस मोहम्मद हबीबुर रहमान को नया पीएम बनाया गया। जून 1996 में फिर से हुए आम चुनाव में अवामी लीग को जबरदस्त सफलता मिली। हसीना को जनता ने 300 में से 146 सीटें जीती। बीएनपी 116 सीटें जीती। उस वक्त जेल में बंद पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद की जातीय राष्ट्रीय पार्टी ने 32 सीटें जीती। इरशाद की जेपी के साथ अघोषित गठबंधन कर हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। पहले ही कार्यकाल में भारत की तरफ हसीना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस साल हसीना ने भारत सरकार के साथ गंगा जल बंटवारा समझौता किया। देश में कई लोगों के फायदे की कई योजनाएं चलाईं, जिससे हसीना की लोकप्रियता बढ़ी। 2001 में आम चुनाव हुए और हसीना को हार का मुंह देखना पड़ा।
एक बार वो फिर विपक्ष में आ गईं। खालिदा जिया को 193 सीटें मिली और हसीना को अवामी लीग को केवल 62। 2006 में जब केयर टेकर सरकार चुनने की बारी आई तो बीएनपी और अवामी लीग दोनों में ठन गई। झगड़ा देख राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने खुद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। जनवरी 2007 में चुनाव का ऐलान हुआ। हसीना ने खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाकर चुनाव से सारे नॉमिनेशन वापस ले लिए। चुनाव मैदान में दूसरे पक्ष में कोई नहीं था। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। देश आर्मी के हाथ में आ गया। भ्रष्टाचार के आरोप में आर्मी ने हसीना और खालिदा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 2008 में बांग्लादेश में फिर से चुनाव हुए। हसीना भारी जीत के साथ सत्ता में लौटी। इसके बाद उन्होंने सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ कर ली, लेकिन उन पर चुनावों में धांधली करने के साथ साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं के धमकाने के आरोप लगते रहे। हालांकि हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने 2009 से बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ की। मुस्लिम बहुल राष्ट्र बांग्लादेश कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक था। अब यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। टाइम मैगजीन कहती है कि हसीना की अवामी लीग पार्टी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने तानाशाही का रुख अपनाया। 2014 और 2018 के चुनाव में गड़बड़ियों जैसे बैलेट बॉक्स से छेड़खानी और हजारों फर्जी वोट डाले गए। इसके लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने निंदा की। इन दोनों ही चुनावों में हसीना ने जीत हासिल की। आलोचकों का कहना है कि जनवरी में हुई वोटिंग हसीना को तानाशाह बनाने के बराबर है। बांग्लादेश के विपक्षी नेता और पार्टियां सड़क पर करने या मीडिया में अपनी बात न कह पाने की शिकायत करते हैं। उन्हें गिरफ्तारी, हमले या कानूनी चुनौती का डर सताता रहता है। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत रहे पीटर डी हास का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सिर्फ चुनाव का ही दिन मायने नहीं रखता, इसके लिए पूरी प्रक्रिया और माहौल मायने रखता है। बांग्लादेश में 2 बार की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घर में नजरबंद करने का काम भी इन्होंने ही किया। अभी वो गंभीर रूप से बीमार हैं। टाइम मैगजीन कहती है कि जिया को नजरबंद रखने के दौरान बीएनपी कार्यकर्ताओं पर 40 लाख से ज्यादा कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि स्वतंत्र पत्रकार और सिविल सोसाइटी के बदले का शिकार होने की शिकायत कर रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 का चुनाव जीतने के बाद शेख हसीना ने बीएनपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया और इसके गठबंधन सहयोगी जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। 2018 के चुनाव से पहले प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया को 5 साल की जेल हो गई और वो चुनाव नहीं लड़ सकी। इसका फायदा हसीना को मिला और वो सत्ता में काबिज रही। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश कानून के तहत 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी सभी सरकारी मशीनरी को कंट्रोल कर रही है, चाहे वह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हो या न्यायपालिका। बीते दिनों शांति नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के बीच टकराव सबने देखा था। हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला तक कहा। इस साल जनवरी महीने में चुनावों से कुछ दिन पहले यूनुस को श्रम कानूनों के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 2018 में सरकारी नौकरियों में ज्यादा रिजर्वेशन के खिलाफ छात्रों के विरोध के बाद हसीना की सरकार ने कोटा खत्म करने का फैसला किया, लेकिन 5 जून को बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने एक बार फिर कोटा बहाल कर दिया और फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रियों का तर्क है कि यह कोटा सिस्टम भेदभावपूर्ण है, मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी पद हासिल करने से रोकता है। इसका फायदा हसीना की पार्टी के लोगों को मिल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में कुल 56% आरक्षण तय था। इसमें से 30% कोटा 1971 के फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेने वालों के परिवार और रिश्तेदारों के लिए फिक्स था। इस मूवमेंट में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग अवामी लीग पार्टी से जुड़े हैं, जो हसीना की पार्टी है। इसके अलावा 10% कोटा पिछड़े जिलों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, 5 एथनिक माइनॉरिटी के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए तय था।
हिंसक प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन 56 से घटाकर 7% कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। कहते हैं कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश भले ही विकास की राह पर था, लेकिन उनके सत्ता में रहते ही देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद काफी फला फूला। बांग्लादेश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्याप्त है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं माना जाता है। भाई भतीजावाद बढ़ता जा रहा है। टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग के मिडिल क्लास नेताओं को धीरे धीरे हसीना के करीबी माने जाने वाले व्यापारियों के एक नए वर्ग ने बदल दिया। देश के कई सबसे बड़े बैंक डिफाल्टर हसीना के सलाहकार या मंत्री बन गए। हसीना के परिवार से जुड़े 17 लोग संसद में थे। ढाका ट्रिब्यून कहता है कि शेख हसीना के घर में पानी देने वाले नौकर जहांगीर आलम के पास 284 करोड़ की संपत्ति है। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वह इसी का इस्तेमाल करता है। हालांकि हसीना इसका जवाब भी देती हैं। हसीना कहती हैं कि मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसने इतने पैसे कहां से जमा किए? एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13 साल लग सकते हैं। हसीना अक्सर अपनी पार्टी और सरकार को ठीक करने की बात करती हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद हसीना के विरोधी उन पर तानाशाही का आरोप लगाते रहते हैं। उन्हें देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि मौजूदा अशांति भी उनकी तानाशाही और हर कीमत पर कंट्रोल रखने की भूख का नतीजा है। आपको हसीना की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।